की हाल चाल मेरे चीतो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब खुश होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और सबको पता है मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है ना। तो मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो बेटे। चाटा लगने से पहले ना रुकूंगी नहीं, मतलब 10 चाटों से पहले। अब बिल्कुल शांति, बिल्कुल यही पिन ड्रॉप साइलेंस। वेरी नाइस। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। हमने कल की क्लास में किया था इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। एक बार रिवाइज करा दूं क्या पढ़ा था हमने कल की क्लास में। पढ़ा था कि कंपनी कई बार शेयर्स इशू करती है, बट वो किस लिए शेयर्स इशू करती है? उसके बदले में उसे पैसे नहीं आ रहे होते, उसके बदले में उसे क्या आ रही होती है? कोई एसेट। हमने केस 1 किया था और मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था कि टोटल 4 केसेस हैं। या तो एसेट आ सकती है शेयर के बदले में, या फिर कोई बिजनेस खरीदा जा सकता है, या फिर हम कोई शेयर्स इशू कर सकते हैं प्रमोटर्स को, अंडर राइटिंग कमीशन पे कर सकते हैं। इसमें से हमने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था एंड दैट वाज केस नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। एसेट परचेज करने के लिए हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं अदर देन कैश। हमने क्या सीखा था, एक बार लास्ट क्लास रिवाइज करा दूं। जब हम शेयर्स इशू करेंगे, जब हम एसेट खरीदेंगे मेनली, तो एसेट खरीदने पर एंट्री क्या होगी? जब हम एसेट खरीदेंगे तो एसेट खरीदने पर एंट्री क्या होगी? तो एसेट खरीदने पर एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू, याद है सबको, टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर मतलब सेलर। हमने जितने की भी एसेट खरीदी, मान लो हमने 5 लाख की एसेट खरीदी है, तो एंट्री डलेगी एसेट डेबिट टू सेलर का नाम। अब 5 लाख में से ऐसा हो सकता है कि कुछ पेमेंट हम किससे कर रहे हो? पार्ट पेमेंट कर रहे हो। कुछ पेमेंट हम क्या कर रहे हो? पार्ट पेमेंट। जैसे 5 लाख में से मान लो हम 60,000 ऑन द स्पॉट क्या कर रहे थे? पे करके आ रहे थे। तो अगर 60,000 हम पे कर रहे हैं तो सेकंड एंट्री क्या डलेगी गाइस? फटाफट से बताओ। वेंडर को पे करेंगे तो वेंडर क्या हो जाएगा? डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद आ गया? कितना? 60,000। 5 लाख से एसेट खरीदी। जब हमने 5 लाख से एसेट खरीदी तो हमारी एसेट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगी और हमारा वेंडर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और वेंडर क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारी क्या बना है? लायबिलिटी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब 5 लाख में से हमारा 60,000 हमने क्या करा? 5 लाख में से 60,000 हमने क्या कर दिया बच्चा? 60,000 हमने पे कर दिया। तो नेक्स्ट एंट्री डल गई वेंडर टू बैंक 60,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रिमेनिंग बचा कितना? 4,40,000। रिमेनिंग कितना बचा है? 4,40,000। तो अगर 4,40,000 रुपए रिमेनिंग बचा है तो 4,40 के लिए क्या किया जाएगा? 4,40 के लिए हमारी एंट्री डल जाएगी क्या? शेयर्स दिए जाएंगे। और क्या एंट्री डलेगी 4,40 की? बता सकते हैं सर आप? शेयर्स देने की जर्नल एंट्री कल क्या बताई थी मैंने? बोलिए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई वेंडर डेबिट, क्योंकि वेंडर नाम की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। टू शेयर कैपिटल, यही था। अगर हमारा शेयर पार पे इशू हो रहा है तो यही एंट्री डलेगी, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट अगर हमारा शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो उस टाइम पे वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब दिक्कत ये थी 4,40,000 को कितना तो मैं शेयर कैपिटल में डालूं और कितना मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में डालूं। तो इसके लिए बात क्या थी कि अगर हमारा यहाँ पर 4,40 है, उसमें से शेयर कैपिटल में कितना और प्रीमियम में कितना, तो मैंने आपको बताया था एक चीज आपको बचा लेगी, एक फॉर्मूला था। याद है वो फॉर्मूला? अमाउंट पे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल्स टू अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। जैसे मान लो 10 का शेयर और हम क्या कर रहे हैं? 10 का शेयर 12 रुपए में इशू कर रहे हैं। 10 का शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? 12 में। तो जो भी हमारा अमाउंट पेबल है, अमाउंट पेबल कितना है मेरे बच्चों? 4,40,000। 4,40,000 को डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 12, क्योंकि हमारा 12 क्या है? इशू प्राइस है। तो 4,40,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा? बताओ फटाफट से, कितना आ गया? अरे निकम्मो। अच्छा हाँ, क्या कर रही हूँ मैं 11 से डिवाइड कर दिया। 10% ले लो, मुझे इजी रखना है चीज़ों को, फटाफट एक्सप्लेन ही तो करना है।
मान लो 10% के प्रीमियम पे था, 10 का शेयर 10% के प्रीमियम पे था, तो कितना आ जाएगा 40,000 शेयर्स। तो अब तो 1 मिनट डलेगा क्या, 40,000 मल्टीप्लाई विद 10 शेयर कैपिटल में और 40,000 मल्टीप्लाई विद 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सबको कल की क्लास याद आ गई पक्का। पहली एंट्री क्या डलेगी, एसेट टू वेंडर, फिर वेंडर टू बैंक, और फिर जो हम शेयर्स दे रहे होंगे अगर पार पे है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पर है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर टू यू ऑल पीपल, समझ आया सबको पक्का अच्छे से। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड केस। सब लोग आएंगे और सीखेंगे केस नंबर 2। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट केस, एग्जाम का फेवरेट केस है केस नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए फोकस करेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। केस 2 है हमारा फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। क्या पॉइंट है गाइस, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस खरीदने के लिए जब कंपनी शेयर देती है उसे बोलते हैं परचेज ऑफ बिजनेस। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात यह है जब हम बिजनेस खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे बच्चों, बिजनेस, तो बिजनेस में हमारे साथ क्या क्या आएगा। मतलब जब मैं सामने वाले का, जैसे मान लो हमारी कंपनी है और कंपनी क्या कर रही है, एक पार्टनरशिप फर्म को खरीद रही है। एक कंपनी क्या कर रही है, पार्टनरशिप फर्म को खरीद रही है। तो जो पार्टनरशिप फर्म को वो खरीदेगी, वो जब फर्म खरीदेगी तो उसके हाथ में क्या आएगा, सिर्फ 2 चीज, एक तो उसकी एसेट्स और एक उस बिजनेस की लाइबिलिटीज। एग्जैक्टली भाई, उसकी जो भी एसेट्स होगी, जो भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर जो भी होगा, वो एसेट क्या हो जाएगी, हमारी एसेट हो जाएगी। और जो भी उसकी देनदारी होगी, जो भी पैसा उसे वापस करना होगा, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, जिम्मेदारी। तो हमारी क्या हो जाएगा, हमारी एसेट भी बढ़ जाएगी और हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रही है मेरी बात, एसेट भी बढ़ेगी और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो जब भी हम कोई एसेट खरीदने जाएंगे जय, तो उस टाइम पर आपको डेटा किस तरीके का मिलेगा, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। वो ऐसे बताएगा आपको क्वेश्चन में कि हमारे पास ना उस बिजनेस में, जैसे मान लो एक्स लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ राम एंड कंपनी। किसका बिजनेस खरीद रहा है वो, राम एंड कंपनी का। तो राम एंड कंपनी के बारे में वो बताएगा कि हमारी लैंड थी 10 लाख रुपए की राम एंड कंपनी के पास, ठीक है। लैंड थी कितनी, 10 लाख की राम एंड कंपनी के पास। इसके अलावा उसके पास डेटर्स थे कितने के, 50,000 रुपए के। समझ रहे हो, लैंड थी 10 लाख रुपए की, डेटर्स थे कितने के, 50,000 के। यहां पर वो बता देगा उसके पास स्टॉक था 1.5 लाख रुपए का, और क्रेडिटर्स थे, ये किसके बारे में डिटेल दे रहा है मेरे चीतो, वो डिटेल्स दे रहा है राम एंड कंपनी, मतलब जिससे हम बिजनेस, जिसका बिजनेस हम खरीद रहे हैं वो सेलर है। समझ आ रही है, तो वो बता रहे हैं कि जिसका बिजनेस हम खरीद रहे हैं राम एंड कंपनी का, उसकी लैंड थी 10 लाख रुपए की, डेटर्स थे 50,000 रुपए के, उसका स्टॉक था 1.5 लाख रुपए का, क्रेडिटर्स थे 1 लाख के, और बिल्स पेबल थे कितने के, 50,000 रुपए के। ये क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन होगा। और एक बात बताओ, जब हम नॉर्मली कोई भी वेजिटेबल भी खरीदने जाते हैं तो हम सामने वाले से कहते हैं भाई कितने का दिया, मान लो टमाटर खरीदने गए हो गया तो टमाटर कितने का दिया, कहता है जी 80 रुपए किलो। हमने कहा लूट मचा रहा है, अभी पीछे तो 60 मिल रहे थे, कैसी बात कर रहा है। कह रहा जी उसके टमाटर और हमारे टमाटर में फर्क भी तो है, उसके तो गले हुए थे, मेरे तो बढ़िया एकदम हिमाचल के टमाटर है मैडम। अच्छा आओ सुनो मेरी बात, अबे हाइब्रिड। आइए, तो बोला जी ध्यान से गाइस, बोला अच्छा चलो आप इतने 70 में लगा लूंगा। मैं ये समझाना चाह रही हूं कि जब हम एक छोटी सी वेजिटेबल भी खरीदने जाते हैं तो भी हम सामने वाले के साथ क्या करते हैं, भाव तोल, है ना, हम अंग्रेजी में नेगोशिएट। तो जब हम भाई जिस भी प्राइस पर, फिर कौन सा प्राइस फिक्स होता है, वो प्राइस फिक्स होता है जो भी हमारा बायर और सेलर के बीच में, जो भी दोनों की बात साठ-गांठ बैठती है। नहीं हम 70 नहीं लेंगे, कह रहा तो 65, हमने 65 कह रहा इससे नीचे नहीं दूंगा, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। हमने कहा चल ठीक है 65 डन।
एसेट डन। तो इसका मतलब बायर और सेलर के बीच में जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस फिक्स होता है, वो यहां पर भी जब हम बिजनेस खरीदेंगे तो बिजनेस खरीदते टाइम भी तो भाई आपस में बातचीत करेंगे सेलर और बायर। तो वो जब बिजनेस खरीदेंगे और सेलर और बायर चीज फिक्स करेंगे कि भाई अमाउंट फिक्स करेंगे, उस अमाउंट को, उस सेलिंग प्राइस को बोला जाता है परचेज कंसीडरेशन। ध्यान से सुन लो, क्या वर्ड है गाइस? परचेज consideration. Purchase consideration is the price which has been fixed between the buyer and seller for the purchase of asset or for the purchase of any business. वो प्राइस जो बायर और सेलर के बीच में फिक्स होगा कि हाँ भाई तेरे बिजनेस की वर्थ मुझे इतनी लग रही है, इतने पैसे मिलेंगे तुझे, और बायर और सेलर दोनों राजी हो जाएंगे जिस प्राइस पे, तो वो बोला जाएगा क्या गाइस? परचेज कंसीडरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई परेशानी? मान लो इस बिजनेस को जो हम खरीदने गए, जो एक्स लिमिटेड खरीदने गई, उसने इसका परचेज कंसीडरेशन फिक्स किया 15 लाख रुपीस। कितना करा मेरे बच्चों? 15 लाख रुपए। मतलब सेलर और बायर के बीच में किस बात का सेटलमेंट हुआ? कितने लाख का सेटलमेंट हुआ है? 15 लाख का। उसने बोला ठीक है भाई, तेरी एसेट मेरी एसेट, तेरी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी, और हम उसके लिए कितने पैसे देंगे? 15 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? परचेज कंसीडरेशन समझ आया? पूरा सिनेरियो समझ आया? परचेज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है मेरे बच्चों एग्जाम में, मतलब ये मान लो 95% प्रोबेबिलिटी इसके आने की। तो यहां पे बात आती है कि वो लैंड, डेटर, स्टॉक, हमारा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब राम एंड कंपनी का हिसाब किताब था, और हम कितने में दे रहे थे उसे? 15 लाख रुपए में उसका बिजनेस खरीद रहे हैं। जब इस तरीके का सिनेरियो आपको गिवन होगा, तो अब आप जर्नल एंट्री क्या डालोगे, आपको ये सीखना है। आप इसकी जर्नल एंट्री क्या डालोगे? तो मेरे बच्चों सोचो जरा, जर्नल एंट्री क्या डलेगी? पहली जर्नल एंट्री, भाई उसकी एसेट मेरी एसेट, उसकी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी, यही होगा? बोलो हाँ या ना। उसकी एसेट मेरी एसेट, उसकी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी, यही बनेगा। जब उसकी एसेट मेरी एसेट, मेरी लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी, तो मेरे बिजनेस में एसेट आ रही है या जा रही है? वेरी गुड, हम परचेजिंग कंपनी है, हमारी बिजनेस में एसेट क्या हो रही है? आ रही है। अगर एसेट आ रही है तो एसेट को क्या कर देंगे बताओ? वेरी गुड, एसेट को क्या कर देंगे? डेबिट। और उसके जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं मनदीप, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? थोड़ी शर्म आती है? सुन रहे होते तो आप क्या मैम नहीं कहते बेटा? जब ही तो आपको वापस बुलाया बेटा, 1 सेकंड पहले ही आप इधर उधर हो हैं बेटे। अब आज की क्लास में जो भी लड़का बोला उसे व्रत नहीं बेटा, व्रत तो रहने दो तुम बेटा। उसे इतनी बुरी लड़की मिलेगी, उसकी शादी इतनी गंदी लड़की से होगी, तुम्हारी नाक में दम करके रखेगी वो। अब देख लो, तेरे तो बेटा वैसे भी तेरी तो शादी होनी नहीं। आ जाओ, अब देख लो, मेरा श्राप चाहिए तुम्हें तो, फटाफट जाओ। तो फॉर परचेज ऑफ एन एसेट, एसेट जब हमने क्या करा? हमने जब उसकी एसेट हमारी एसेट हो गई, उसकी लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी होगी, तो बिजनेस में एसेट आ रही है। जब एसेट आ रही है तो एसेट को क्या कर देंगे? डेबिट। और जब लायबिलिटी आ रही है तो लायबिलिटी को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कोई दिक्कत तो नहीं? एसेट डेबिट और लायबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। आओ देखो कैसे करेंगे। यहां पर एक बात बताओ, लैंड, डेटर, स्टॉक क्या है? हमारी एसेट्स हैं। ये सब हमारे बिजनेस में आ रही है, तो क्या हो जाएगा बताओ? लैंड डेबिट, डेटर्स डेबिट, स्टॉक डेबिट, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल। कितना कितना बता दो? 10 लाख। हाँ बेटा, बिल्स पेबल को बीपी लिख सकते हो। 50,000, 1.5 लाख। क्रेडिटर्स है कितने के? 1 लाख के। और बिल्स पेबल है 50 के। भाई हमने क्या करा? हमने डेटर्स को डेबिट करा और क्रेडिटर्स को क्या कर दिया? मतलब क्रेडिट। क्यों? क्योंकि सारी एसेट मेरी एसेट हो गई, इसलिए सारी एसेट्स डेबिट कर दी, सारी लायबिलिटीज क्या कर दी गाइस? क्रेडिट कर दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
सारी एसेट्स को डेबिट कर दिया, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया, और जो 15 लाख रुपए की बातचीत हमारे बीच में हुई है कि भाई 15 लाख रुपए हम क्या करेंगे, आपको इन एसेट्स और लाइबिलिटीज के बदले में पे करेंगे, वो हमारे सर पे क्या है, लाइबिलिटी है एसेट है, बता के चलो। करेक्ट, वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो इसलिए हम यहां पर उसे लिखेंगे टू, किसे देनी है, टू वेंडर्स अकाउंट। मेरे क्वेश्चन में मैंने नाम लिया है, इसलिए हम नाम लिख के आएंगे पेपर में, क्या, टू राम एंड कंपनी। कितना अमाउंट मेरे बच्चों, 15 लाख। और ये 15 लाख क्या है, पीसी, परचेज कंसीडरेशन। समझ आ रही है बात। तो सारी की सारी एसेट्स डेबिट कर दी, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट कर दी, और जो पैसा मुझे वेंडर को देकर आना है वो मेरे सर पे क्योंकि बोझ है, इसलिए उसे वेंडर के नाम से क्रेडिट कर दिया, अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी कि मुझे 15 लाख रुपए राम एंड कंपनी को वापस करने बाकी हैं। पहले यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन। अब आप यहां जब देख रहे होगे तो यहां ये इक्वल नहीं आ रहा, देख लो जरा, चेक करो। इधर का टोटल आ रहा है 12 लाख, प्लीज चेक, और इधर का टोटल कितना आ रहा है, 1.5 लाख, 16,50,000। इसका मतलब हमारी ये जर्नल एंट्री नहीं बनी है, यहां पर कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। तो इस क्वेश्चन में या तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी, जैसे हमारे वाले इस केस में आ रही है। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है बताओ, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 4.5 लाख। तो ये 4.5 लाख की हम क्या लिख देंगे, अगर डेबिट में आएगी तो गुडविल अकाउंट। और बेटा यही बैलेंसिंग फिगर मेरे बच्चों, मेरे बाल को क्रेडिट में भी आ सकती है, और अगर क्रेडिट में आती है तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। मैम मतलब हमेशा ऐसा होगा, यस। जितनी भी एसेट्स है आप हम डेबिट कर देंगे, जितनी भी लायबिलिटीज है वो क्या कर देंगे साहिल, क्रेडिट कर देंगे, और जो हमारा वेंडर है उसका जो भी परचेज कंसिडरेशन है वो क्रेडिट कर देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर आएगी या तो डेबिट में या फिर क्रेडिट में, या तो डेबिट में या फिर क्रेडिट में। अगर डेबिट में आएगी तो वो हमारे लिए क्या है, गुडविल है, और अगर क्रेडिट में आएगी तो वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिजर्व है। समझ आ रही है बात। अगर डेबिट में आएगा तो गुडविल है, क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व है। ये हो गई जर्नल एंट्री कंप्लीट। यहाँ पहली केस की एंट्री हो चुकी है, हमारा ये जो परचेज ऑफ बिजनेस है उसकी फर्स्ट एंट्री आप समझ चुके हो, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी या तो वो गुडविल आएगी या फिर वो कैपिटल रिजर्व आएगा। बीइंग बिजनेस परचेज्ड, ये तो रटने वाली बात होगी मैम कि डेबिट में आए तो गुडविल बता देना, क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व लिखाना। रट तो हमने लिया, समझ भी आ गई, आपने कह दिया डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आए तो गुडविल, क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व। मैम हमने रट भी लिया, बट बेटा रटने से काम तो नहीं चलेगा ना, ये ऐसा हो क्यों रहा है इसे समझना है, ये ऐसा एक्चुअल में हो क्यों रहा है इस बात को समझो। क्या समझना है बेटा, ये सारी मेरी एसेट्स है, बोलो हाँ या ना। टोटल बिजनेस में एसेट्स कितनी है बताना, टोटल बिजनेस में एसेट्स कितनी है बोलो, 12। टोटल एसेट्स कितने की है, 12 लाख की। बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज बताओ कितनी है, कितनी है टोटल लायबिलिटीज, करेक्ट 1.5 लाख। टोटल लायबिलिटीज कितने की है, 1.5 लाख की। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, कैन यू टेल मी अबाउट द नेट वर्थ ऑफ बिजनेस। मैम ये क्या शब्द यूज कर रही हो, क्या आप मुझे नेटवर्थ बता सकते हो। नेटवर्थ इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट माइनस, भाई एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। तो नेटवर्थ का मतलब है एसेट माइनस लायबिलिटी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो यहां पर कितना आएगा बताना, 12 लाख माइनस 1.5 लाख, कितना आ गया, 10,50,000। अरे मजेदार पॉइंट है, सुन लो ध्यान से। नेटवर्थ कितनी है इसके बिजनेस की, राम एंड कंपनी के बिजनेस की, 10.5 लाख। बोलो हाँ या ना, समझ आ रही है बात। एसेट माइनस लायबिलिटी करके हमें नेटवर्थ पता चल गया कितने का, 10.5 लाख का।
और वो हम कितने में खरीद रहे हैं जरा चेक करना। परचेज कंसीडरेशन कितने की थी? पीसी कितने की थी बताओ? 15 लाख। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल पीपल, मुझे नहीं पसंद बट समझ आना पड़ेगा बेटा। नेट वर्थ है, इसका मतलब होता है कि इस बिजनेस की औकात कितनी है। सॉरी बट ठीक है, मुझे नहीं पसंद बट तुम्हें तभी समझ आता है कि जब तुम इसे तथ्य में समझते हो कि एक्चुअल में राम एंड कंपनी के बिजनेस की औकात कितनी थी? 10.5 लाख की गाइस। उसकी नेटवर्थ कितनी थी? 10.5 लाख की। और भाई साहब हम उसे 15 लाख में खरीद रहे हैं। 10.5 लाख की औकात की बिजनेस की चीज हम उसे 15 लाख में खरीद रहे हैं। क्या हम पागल हैं? नहीं। इसका मतलब 4.5 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा पे करके आ रही हूं, कंपनी एक्स्ट्रा पे करके आ रही है, तो ऑब्वियसली पागल तो नहीं है ना। क्यों पे करके आ रही होगी? क्योंकि मार्केट में उस बिजनेस की क्या होगी? गुडविल, नाम होगा। इस वजह से हम उसे एक्स्ट्रा देकर आ रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर सिर्फ 10.5 लाख का बचा है, जिसकी औकात कितने की है? 10.5 लाख की। वो 10.5 लाख की चीज मैं 15 लाख में खरीद रही हूं। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि मार्केट में उसकी क्या है? गुडविल। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट मिला कि जब हमारा नेटवर्थ क्या है? जब हमारी नेटवर्थ इज लेस देन परचेज कंसीडरेशन, या इसे उल्टा बोल दूं, व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेटवर्थ, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा दोनों का? गुडविल। बताइए किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, किसी को कोई भी दिक्कत तो समझा दो मुझे, पूछ लो, कोई दिक्कत हो तो। क्लियर हो रही है बात? सुबह से पानी नहीं पिया ना? आइए प्लीज। नेक्स्ट, अगर इसी में मैं बोलूं नेटवर्थ तो 10.5 ही है, पर अब नाउ आई एम चेंजिंग परचेज कंसीडरेशन। मैं कहती हूं परचेज कंसीडरेशन हो गया मेरे बच्चों 9 लाख रुपए का। मैंने क्वेश्चन बदला है आप लोगों के लिए। नेटवर्थ तो वही है 10.5 और परचेज कंसीडरेशन कितने की है? 9 लाख की। मुझे बताओ फायदा या नुकसान? बोलिए भाई। जिस बिजनेस की औकात थी 10.5 लाख रुपए, उसे तुम 9 लाख में खरीद लाए। तुम्हारे लिए फायदा नुकसान? फायदा। और फायदे को क्या करते हो? क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। तो इसका मतलब ये हमारा फायदा हो गया, और फायदा किस नाम से आ गया? कैपिटल रिजर्व के नाम से। हम कहते हैं कैपिटल नेचर का मेरा फायदा, इसलिए कौन से रिजर्व में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो मेन कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा नेट वर्थ क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? पीसी से, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? कैपिटल रिजर्व। समझ आया या नहीं? बता दो फटाफट। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हाँ जी मैम। हाँ जी, बच्चा पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि बैलेंसिंग फिगर ना हो सकता है। अगर उसकी नेटवर्थ 10.5 लाख थी और मैं उसे देकर भी कितने आ रही हूं? 10.5 लाख। नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ आ रही है बात? क्लियर टू एवरीबडी नाउ? समझ आया अच्छे से? तो हमने सेकंड केस परचेज ऑफ बिजनेस में क्या सीखा अब तक? हमने पहली जर्नल एंट्री सीखी है मेरे बच्चों, और पहली जर्नल एंट्री क्या है? एसेट्स अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। लायबिलिटीज को क्या कर देंगे? क्रेडिट। जो भी हमारा वेंडर है जिससे हम बिजनेस खरीद रहे हैं, जो भी मेरी पीसी है, पीसी इज परचेज कंसीडरेशन, वो पीसी क्या हो जाएगी? यहां पर क्रेडिट। अल्टीमेटली या तो इधर बैलेंसिंग फिगर आएगी या इधर बैलेंसिंग फिगर आएगी। अगर ऊपर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो क्या हो जाएगा गाइस? गुडविल। और अगर क्रेडिट में आएगी तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। रटने वाले ध्यान दें, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधी ऐसे एंट्री डल जाएगी। बट यहीं से एमसीक्यू भी बन जाता है मेरे बच्चों। यहां से एमसीक्यू बन जाता है कि बिजनेस की एसेट्स ये थी, लायबिलिटीज ये थी, पीसी ये थी, बताओ गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट माइनस लायबिलिटी करनी पड़ेगी, उसकी नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। अगर उसकी औकात से ज्यादा आप पे करके आ रहे होंगे तो क्या होगा? सब बोलो वेरी गुड। और अगर उसकी औकात से कम पे करके आ रहे होंगे तो करेक्ट। समझ गए?
जहन में पहुंच गया पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे बच्चों यहाँ पर 15 लाख रुपीस आपने उसे पे करना बाकी है। 15 लाख रुपीस आपको क्या करना बाकी है? पे करना बाकी है। अगर 15 लाख पे करना बाकी है तो हो सकता है मैं क्या कर रही हूँ जय, 5 लाख रुपए की पार्ट पेमेंट हो रही हो सकता है क्वेश्चन में 5 लाख रुपए की क्या हो रही हो? पार्ट पेमेंट। तो सोचो जरा पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या होगी? आर्यमन राठी बताइए। 5 लाख रुपए पे कर रही हूं बेटा, कैपिटल नहीं बोल रही मैं। करेक्ट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री डलेगी, बोलो हाँ या ना। पता है ना, कल की क्लास में भी तो पढ़ी थी, वेंडर टू बैंक। 15 में से 5 पे कर दिए, बचे कितने? करेक्ट, कितने बचे? 10 लाख। अब 10 लाख के लिए क्या देंगे हम? शेयर्स देंगे। जब शेयर्स देंगे तो क्या बात? दो बात, या तो पार या फिर प्रीमियम। तुम्हें पता पार होगी तो एंट्री क्या डलेगी? कल सिखाया था, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर हमारा प्रीमियम होगा तो क्या एंट्री डलेगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट द पॉइंट इज 10 लाख में से कितना तो शेयर कैपिटल और कितना प्रीमियम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए हमें कितना सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना हमारा ये शेयर कैपिटल, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला 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 क्या था? फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू अमाउंट पेएबल अपॉन, याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का। सिर्फ एक बात नहीं थी, कौन सी एंट्री? पहली एंट्री। सेकंड और थर्ड एंट्री विल रिमेन सेम एज इन केस नंबर 1। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थर्ड केस पढ़ने जा रहे हैं और अब थर्ड और फोर्थ केस अभी के अभी खत्म हो जाएंगे अगले 5 मिनट में। सिर्फ सेकंड केस था जो इतना लंबा चौड़ा था, थर्ड और फोर्थ में ऐसे कोई पॉइंट नहीं है। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? आइए केस 3। केस 3 क्या है गाइस? केस 3 का नाम है शेयर्स इशूड फॉर अंडरराइटिंग कमीशन या शेयर्स इशूड टू द अंडरराइटर्स। शेयर्स इशूड टू अंडरराइटर्स, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अंडरराइटर्स कौन होते हैं बेटा? जब भी कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं तो शेयर्स ऐसी कंपनी जाके नहीं ले लेती, ले लो शेयर, ले लो शेयर। नो, स्टॉक एक्सचेंज पर प्रॉपर एक तरीका है शेयर्स इशू करने का, जो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। पार्ट बी बिजनेस स्टडीज, क्लास 12th की ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब हम शेयर्स इशू करती है कंपनी, तो शेयर्स खुद से कंपनी जाके इशू नहीं कर सकती। उसमें क्या होते हैं? ब्रोकर्स होते हैं बीच में। कौन होते हैं गाइस? ब्रोकर्स। तो वो ब्रोकर्स को क्या करना होता है? हमें दलाली देनी होती है, कमीशन। समझ आ रही है? अच्छे लफ्जों में बोला जाए तो कमीशन दिया जाता है, ब्रोकरेज दी जाती है। 1%, 2%, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोटक महिंद्रा बैंक, हमारा SBI, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक्स का क्या होता है? ये लोग कहते हैं कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे सिक्योरिटी मार्केट में पैसा क्या कराने में, पैसा आपका इन्वेस्ट कराने में, और उसके लिए वो क्या चार्ज करते हैं? ब्रोकरेज। तो दे आर ब्रोकर्स गाइज। तो स्टॉक एक्सचेंज पर हमें जब भी कोई सिक्योरिटी बेचनी होती है, जब भी कोई शेयर बेचना होता है, तो वो हम खुद जाकर नहीं बेच सकते। बीच में एक पर्सन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? ब्रोकर। और वो ब्रोकर उसके लिए क्या चार्ज करता है गाइस? कमीशन चार्ज करता है। समझ आ रही है बात? वो ब्रोकर क्या चार्ज करता है? कमीशन। सर यहां पधार जाइए जल्दी, अलग। तो जब वो कमीशन चार्ज करता है तो हम उसे नॉर्मली कमीशन बोल देते हैं। अब उन्हीं ब्रोकर्स में ना एक बंदा होता है अंडर राइटर। नॉर्मल ब्रोकर और अंडर राइटर में क्या फर्क होता है? मैं ना भी पढ़ाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी अकाउंटिंग पे, बट मेरा मन नहीं मानता बिना तुम लोगों को पूरी बात बताए। तो ब्रोकर और अंडर राइटर में क्या फर्क होता है मैं वो बता रही हूं।
बेटा ब्रोकर तो क्या होता है हमारा, ब्रोकर तो होता है कि जैसे हमने क्या करा, हमने 10,000 शेयर्स मार्केट में लेकर आए तो ब्रोकर से कह दिया भाई बिकवा दे जितना बिकवाता हो तू। अब ब्रोकर अपने जानने वालों को सबको बताएगा कि भाई इतने का ले लो, ये ले लो, ये शेयर अच्छा है, ये सब हो जाएगा। बट अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स बेटा वो ब्रोकर्स होते हैं जो ये कहते हैं मैंने 6,000 शेयर्स तेरे अंडरराइट कर लिए। कंपनी से कहते हैं मैंने कितने शेयर्स अंडरराइट कर लिए? 6,000। इसका मतलब कि मैं मार्केट में आपके 6,000 शेयर्स बिकवा के ही दम लूंगा, गारंटी देता है वो। तो अगर मान लो वो मार्केट में लोगों को सिर्फ 5,000 शेयर्स ही क्या कर पाता है, बेच पाता है, तो वो 1,000 शेयर्स का पैसा पर्सनली देता है फिर। तो अंडरराइटर्स का कमीशन यूजुअली ब्रोकर्स का जो कमीशन होता है, अंडरराइटर्स का कमीशन उससे ज़्यादा होता है यूजुअली। समझ आ रही है? अंडरराइटर्स का कमीशन यूजुअली ब्रोकर्स से ज़्यादा होता है, बट इट इज़ जस्ट नॉट अ मैटर रिलेटेड टू योर अकाउंटेंसी। बस मैंने ऐसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज तुम्हें बता दिया, बट आपकी अकाउंटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंडरराइटर है या ब्रोकरेज है, खर्चा खर्चा है। पर अंडरराइटर्स कमीशन क्या होता है, समझ आ रहा है? जब शेयर्स किसे दिए जाते हैं? अंडरराइटर्स को। तो कई बार कंपनी क्या करती है, जब हमारा ब्रोकर हमसे कहता है लाओ मेरी ब्रोकरेज दो, मेरे कमीशन दो, मैंने जो तुम्हारे शेयर्स बिकवाए हैं, तो कंपनी कहती है देख पैसे तो है नहीं, पैसे तो मेरे पे है नहीं, एक काम कर मेरे शेयर्स ही ले ले। तो कभी कभी कंपनी कमीशन के बदले में क्या दे देती है? शेयर्स दे देती है। तो अंडरराइटर्स को हमें क्या देना है बच्चों? कमीशन। तो एंट्री क्या डलती है पहली? खुद बताओ, कमीशन मेरे लिए खर्चा या इनकम? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। किसका रूल होता है? नॉमिनल अकाउंट का। तो इस हिसाब से हमारा जो अंडरराइटर्स कमीशन है वो क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। बिल्कुल सही। इसलिए अंडरराइटर्स कमीशन क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। तो यहां पहली एंट्री क्या डलेगी? ध्यान से देखो, पहली एंट्री डलेगी अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अंडरराइटर कमीशन क्योंकि खर्चा इसलिए डेबिट हो गया, और हमें वो खर्चा किसको पे करना है बिश्नोई? अंडरराइटर को। इसलिए अंडरराइटर हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अब एक बात बताओ, जब मैं अंडरराइटर को शेयर्स दूंगी, एंट्री क्या डलेगी अंडरराइटर को शेयर्स देने की? सर अब अंडरराइटर वेंडर को शेयर देने की एंट्री क्या बनी थी? वेंडर टू शेयर कैपिटल। तो यहां अंडरराइटर को जब शेयर दोगे तो क्या बनेगी एंट्री? अंडरराइटर टू। बहुत बढ़िया। और अगर शेयर प्रीमियम पे दे रही होंगी तो अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। समझ आई बात अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? और शेयर कैपिटल में कितना और प्रीमियम में कितना, ये किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? वो फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल्स टू अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। क्लियर हो गई बात? अच्छे से समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? सिर्फ पहली एंट्री का फर्क है हर जगह। पहले केस में एसेट डेबिट टू वेंडर, दूसरे केस में जब बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व। दूसरी तीसरी एंट्री में कोई फर्क नहीं है। तीसरी अंडरराइटर्स कमीशन की एंट्री, अंडरराइटर्स कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर। कोई प्रॉब्लम? सेकंड और थर्ड एंट्री विल रिमेन सेम, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम कर देंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है गाइस? वेरी नाइस। लास्ट केस, केस 4। when shares are issued to the promoters, who are promoters guys? promoters कौन होते हैं? promoters कौन होते हैं? जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं। promoters are the person who have an idea of starting a company, जिनके दिमाग में सबसे पहली बार आता है कि भाई मुझे तो कंपनी स्टार्ट करनी है, वो प्रमोटर्स होते हैं।
अब प्रमोटर्स क्या करते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया ना, कंपनी शुरू होने से पहले एमओए एओए बनता है, वो वाला काम किसका होता है? प्रमोटर्स का। तो जब प्रमोटर्स इतनी मेहनत से कंपनी बनाते हैं, एमओए एओए बनवाते हैं, सब करते हैं, खर्चा करते हैं, कंपनी को पैदा करवाते हैं, तो जो प्रमोटर्स होते हैं उन्हें भी क्या करा जाता है, उन्हें भी कई बार कंपनी शेयर्स देती है। उन्हें भी कंपनी क्या देती है? शेयर्स देती है। अब वो शेयर्स किस नाम के दिए जाएं, प्रमोटर्स को क्यों दिए जा रहे हैं, समझ आ रही है? क्योंकि उन्होंने कंपनी को शुरू करने में क्या करा? मदद की, हेल्प की। समझ आ रही है? क्योंकि उन्हें कंपनी को शुरू करने में क्या करी? मदद की, इसलिए प्रमोटर्स को शेयर्स दिए जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब प्रमोटर्स को शेयर्स देने की एंट्री क्या होगी? तो मेरे बच्चों, जब हम शेयर्स देंगे तो एंट्री तो तुम्हें पता है शेयर देने की, बट बात यह है ये खर्चा किस नाम से रिकॉर्ड करूं? तो बेटा देखना क्या नाम दिया गया यहां पर नाम दिया गया इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। क्या एंट्री डली मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। क्योंकि प्रमोटर्स आर द पर्सन्स हु हैव स्टार्टेड द कंपनी, बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस को एक्चुअल में शुरू करा था, जिन्होंने एक्चुअल में बिजनेस को फॉर्म करा था, इनकॉर्पोरेट करा था, उसे बोलते हैं प्रमोटर्स। इसलिए जब प्रमोटर्स को कुछ भी हम पे करने की बात करते हैं तो वो कौन से नाम के खर्चे से डलेगा? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। एग्जाम में यूजुअली, अच्छा पहली एंट्री तो डल जाएगी, दूसरी एंट्री क्या डलेगी? जब प्रमोटर्स को शेयर्स देंगे तो प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर, और अगर प्रीमियम पे देंगे तो प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? अच्छे से? कोई कंफ्यूजन? बट बात आती है गाइस कि एग्जाम में जो केसेस आते हैं वो 95% सेकंड केस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, फर्स्ट केस भी आ जाता है, थर्ड और फोर्थ केस बहुत रेयर पूछा जाता है। बट थर्ड और फोर्थ केस से एमसीक्यू जरूर बन सकता है। कैसे? क्वेश्चन में आ सकता है कि जब हमने ये कंपनी, जब हम प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करते हैं तो विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। क्या बन सकता है क्वेश्चन कि व्हेन वी इशू शेयर्स टू द प्रमोटर्स विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। तो डेबिट होता है कौन सा अकाउंट? इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन एक्सपेंस। डोंट थिंक लाइक दिस कि मैम पर शेयर्स इशू करने पे तो प्रमोटर टू शेयर कैपिटल हो रहा है तो प्रमोटर डेबिट हो रहा है। कायदे में प्रमोटर पहले मैं क्रेडिट कर रही हूँ, फिर मैं क्या कर रही हूँ? डेबिट कर रही हूँ, क्योंकि खर्चा रिकॉर्ड करने की और शेयर देने की क्या होती है? डेट अलग अलग होती है। इसीलिए एंट्री इस तरीके से डलती है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट टू प्रमोटर्स, फिर प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पर होगा तो प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना अमाउंट शेयर कैपिटल में और कितना अमाउंट प्रीमियम में, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल्स टू अमाउंट पेएबल अपॉन इशू प्राइस। फिर जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी तो शेयर कैपिटल में, और उसकी अगर प्रीमियम से मल्टीप्लाई करूंगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में। समझ आया या नहीं? किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। यस। किस चीज का कमीशन देगी बेटा? प्रमोटर्स को। अंडर राइटर्स तो शेयर्स बिकवाते हैं इसलिए कमीशन दिया जाता है, प्रमोटर्स तो हमें सर्विस देते हैं, हमारी कंपनी को फॉर्म करवाते हैं, इसलिए हम उसकी एंट्री डालते हैं फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। नहीं, सैलरी एक अलग चीज है, वो सैलरी अलग मिलती है, वो एक अलग चीज है। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आया? दिस वॉज योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ अदर देन कैश। चारों के चारों टॉपिक्स, चारों के चारों केसेस जो अदर देन कैश के थे वो ये थे। समझ आया या नहीं? अब फटाफट से अपना प्रैक्टिकल रजिस्टर और बुक निकाल लें, फटाफट से, फटाफट से टेक आउट योर प्रैक्टिकल रजिस्टर एंड योर बुक। चलिए गाइस,
क्वेश्चन नंबर 82, 82 नहीं 92 गाइस. Question number 92 on page number 22. Quiet everybody. फटाफट से क्वेश्चन नंबर 92 सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे. आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग. कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग. पहला केस पढ़ना. प्लीज रीड द फर्स्ट केस गाइज. एक्स लिमिटेड परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम फॉर ₹5 लाख. एक्स लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है. किससे खरीदी है? आर सुंदरम से. वेंडर कौन है? एक्स लिमिटेड हृदय या आर सुंदरम? वेंडर का नाम. जब क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है ना तो दोस्त से बात नहीं करते बेटे. जीवन में ये बातें ना बेटा नुकसान दे जाएंगी. आर सुंदरम 5 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी है. पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%. बीच की कोई बात ही नहीं बोल रहा भाई कि 5 लाख में से इतना रीपे कर दिया ये वो फलाना ढिमकाना. कुछ नहीं कह रहा सीधी सी बात है. एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है 5 लाख रुपए की और उसके बदले में हमने क्या दिए हैं? शेयर्स दिए हैं. और वो शेयर्स भी किस पे इशू करे हैं बता दो? प्रीमियम पे इशू करे हैं. वो शेयर्स भी किस पे इशू करे हैं? प्रीमियम पर. तो जर्नल एंट्री क्या डलनी चाहिए? आपके सामने है, फटाफट से कर सकते हो. इसमें तो कोई हार्ड एंड कोई इसमें टफ पॉइंट है ही नहीं. फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे. क्या एंट्री डलेगी बताओ? पहली, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हो तो लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री बताओ क्या डलेगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम. बोलिए हाँ या ना. आर सुंदरम विल बिकम माय क्रेडिटर. माय लाइबिलिटी कितने की बताओ? कितने का था? पहली एंट्री में तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी किसी को. किसी को भी पहली एंट्री में दिक्कत है तो बताओ. डन एवरीबॉडी. सेकंड एंट्री क्या डलेगी नमन? सेकंड एंट्री क्या डलेगी बेटे? बस आर सुंदरम डेबिट टू शेयर कैपिटल. क्या शेयर्स पार पे इशू हैं प्रीमियम पे? पार और प्रीमियम. अगर प्रीमियम पर है तो क्या शब्द आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम. वेरी नाइस. तो एंट्री क्या डलेगी? आर सुंदरम डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. हितेश समझ आ रहा है? अब पॉइंट इज जो कल की क्लास में एब्सेंट थे, अगर अब भी मेरी बात सुन लोगे तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा प्लीज. टोटल है कितने बेटे? 5 लाख. लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी. अब 5 लाख में से कैपिटल में कितना और प्रीमियम में कितना, मेरी ये कंफ्यूजन है. इसके लिए वर्किंग नोट 1 बनाना है और उसमें हमें निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड. और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड का क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड का हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड का अमाउंट पेबल. देखना जरा गाइस, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल्स टू अमाउंट पेबल. अमाउंट पेबल मतलब जितना हमें पे करना बाकी है, जितना हमारा पैसा हमें पे करना है शेयर्स के तौर पर, वो अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस. क्वेश्चन रीड करके सर इशू प्राइस बता दो सर. अगर कल मैच देखने जाना है तो बेटे बता दे. 100 नहीं जाएगा बेटा. जब्त, फॉरफीट. अगले साल जब अगले साल दोबारा रिपीट कर रहा होगा ना 12th,
तब करेंगे सर इशू फिर वो पैसे। बेटा मेरे सब्जेक्ट में तो पास हो जाएगा, पर बाकी होगा क्या पता। 100 की फेस वैल्यू है और प्रीमियम देखो कितने का है, कितना परसेंट है, 25% ना यार। 100 का 25 मतलब 125, बोलो हाँ या ना। 100 का 25 मतलब 125 का इशू प्राइस ना, तो यहां पर किससे डिवाइड हो जाएगा? अबे ओए, समझ आ रही है ना बात? तो यहां पर क्या होगा मुझे बताओ, अमाउंट पेबल कितना आएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस बताओ कितना? 125। एग्जाम में गलती करके आते हो, 100 से डिवाइड करके आते हो और नंबर कटाते हो। समझ आ रही है बात? इसलिए बहुत ध्यान से 100 आइए जरा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 125 बताओ कितना आ रहा है? 4000 शेयर्स। अब जैसे ये 4000 मिले भाई, बल्ले ही बल्ले, कुछ नहीं करना। अब फटाफट से बस यहां लिख देना है कैसे, 4000 शेयर्स पर फेस वैल्यू गाइस, जो कि कितनी थी? 100 रुपए। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4000 शेयर्स पर 25 रुपए। सीधा सीधा आंसर आ चुका है, कितना कितना? 4 लाख और 1 लाख। 3 नंबर आपके हुए। अब 3 नंबर का बाइफरकेशन है, बताऊं? 1 नंबर इस एंट्री का, 1 नंबर इस एंट्री का और 1 नंबर इस वर्किंग नोट का भी। ये वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में, इस फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। ये हमेशा लिख के और सॉल्व करके आना है, ऑलवेज। समझ आ रही है? लिख लिया सबने? डन मैम। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, सेकेंड इसी का 92 का सेकेंड। वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू, वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडर राइटर्स कमीशन। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है बेटा? ये हमारे ब्रोकर का नाम है, अंडर राइटर का नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि हम शेयर्स दे रहे हैं अंडर राइटर्स कमीशन के तौर पर। किसको? यूटीआई को, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को। तो यहां पर सोचो जरा, अंडर राइटर्स कमीशन। अभी बताइए मैंने एंट्री यार, मुझे बताओ सेकंड में क्या एंट्री डलेगी? 92 का सेकंड। सबसे पहली एंट्री बताओ क्या डलेगी मेरे बच्चों? करेक्ट, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू। अब बेटा मेरे बच्चे, टू अंडर राइटर बोलोगे तो नंबर कटा लोगे ना। जब क्वेश्चन ने तुम्हें अंडर राइटर का नाम दिया है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो उसका नाम लिखोगे या अंडर राइटर शब्द लिख के आओगे? सोचो तो सही। नाम, क्या एंट्री डलेगी? सुन भी लिया कर जरा। अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बताओ कितना? कैसे निकला 2 लाख? जरा देखना, 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, इसमें प्रीमियम नहीं दिया है। एक बात पूछूं, कैन आई आस्क यू वन थिंग? अगर मैं यहां लिख देती 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो अमाउंट क्या लिखते? अब यहां तो अमाउंट 2 लाख सीधा आ रहा है क्योंकि 2000 शेयर्स पे और क्वेश्चन में दे दिया 100 रुपए, तो यहां तो 2 लाख आ गया, यहां कंफ्यूजन नहीं है। बट अगर मैं यहीं इस क्वेश्चन में कह दूं एट अ, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, नहीं तो चले जाओगे, साफ हो जाओगे, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो एंट्री कितनी आती? क्यों? तो इशू प्राइस 120 से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहा है तू? क्योंकि फॉर्मूला गधो, अगर फॉर्मूला ये है अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस, नंबर का फॉर्मूला, तो अब यहां पे नंबर आपको दे दिए 2000, बोलो हाँ या ना। इस क्वेश्चन में 2000 शेयर्स तो दे रखे हैं ना मेरे बच्चों। जब 2000 शेयर्स दे रखे हैं तो नंबर तो गिवन है सानवी। अगर 2000 के शेयर्स दे रखे मल्टीप्लाई अमाउंट पेबल, मुझको पता नहीं है, यही तो निकालना है भाई, अमाउंट पेबल ही तो निकालना है। इशू प्राइस कितना है? 125% बोला था मैंने, 120, तो इसलिए 2,40,000 आता। फिर
क्योंकि खुद कॉमन सेंस लगाओ, जब तुम यहाँ डिवाइड इशू प्राइस से करते हो तो जब तुम्हें अमाउंट निकालना होगा तो मल्टीप्लिकेशन भी किससे होगी? इशू प्राइस से। समझ आया? दोबारा एक्सप्लेन करूं? अभी इसी कॉन्सेप्ट का मैं तुम्हारा अगले क्वेश्चन में यूज करने वाली हूँ, इस कॉन्सेप्ट का, इसलिए दोबारा सुन लो। क्वेश्चन में मुझे 2000 शेयर्स दे दिए और 120 रुपए का इशू प्राइस दे दिया और कह रहा है मैंने अंडर राइटर को कमीशन दे दिया 2000 शेयर्स और वो इशू किए थे मैंने कितने पे? 120 रुपए पे। तो क्वेश्चन में कहता है कमीशन बताओ कितना, तो कैसे आएगा कमीशन शिवम? 2000 शेयर्स इज इक्वल्स टू अमाउंट पेबल, क्योंकि इशू प्राइस से डिवाइड करते हो तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी किससे करोगे? इशू प्राइस से। एग्जाम में याद रखना। बोलिए सिद्दक। सॉरी, पहली एंट्री में कहाँ है? क्यों बेटा? आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द कमीशन ओवर एयर। यहां हो सकता है मैं कमीशन कैश में भी दे दूं मेरे बच्चे, जरूरी थोड़ी है कि सारा का सारा शेयर ही दे दूं। ऐसा भी तो सकता है कैश में दूं तो 2 लाख में से कैश देके फिर बचा हुआ शेयर में देगा ना। बीइंग कमीशन रिकॉर्डेड, इसी का ही सेकेंड एंट्री क्या डलेगी बता दो? यूनिट ट्रस्ट ऑफ। एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में वेंडर का नाम नहीं है तभी वेंडर लिख सकते हो या अंडर राइटर लिख सकते हो। जब अंडर राइटर और वेंडर का नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप उसका नाम लिखोगे। समझ आ रही है बात? आप उसका नाम लिखोगे। तो यहां पर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया डेबिट टू, पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो। प्रीमियम तो था ही नहीं ना, तो सीधा ये एंट्री डल गई। शेयर्स इशूड टू यूटीआई। एनी डाउट? कोई दिक्कत? समझ आया सबको अच्छे से? वेरी नाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा सब। क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ मैं एक। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 रीड। सैंपल पेपर में था ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2022 या 23 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये। मुझे एक सीबीएसई सैंपल पेपर बोल रही हूँ मैं, 2022 या 23 एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। आइएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 95। Pioneer Fitness Limited took over the running business of Healthy World Limited. Who is the seller? Seller कौन है यहाँ? Correct. Pioneer Fitness Limited took over the running business of Healthy World Limited, having an assets of 10 lakh and liabilities of 1,70,000. कह रहा है उसकी assets थी 10 लाख रुपए की, liabilities थी 1,70,000 रुपए की। By, सबसे important line, by A point, by issuing 8,008% debentures of 100 each at a premium of, at a 5% premium, redeemable after 6 years at the rate 110। ये जो डिबेंचर्स वाला पॉइंट है ये आप अभी यहाँ पर मतलब रिडीमेबल वाला कॉन्सेप्ट में आपका इग्नोर करा रही हूँ। ये 95 क्वेश्चन में आफ्टर डिबेंचर्स करेंगे, ठीक है? ये टॉपिक इसी का है, बट ये पिछले चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे दोबारा, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है मैं उस कॉन्सेप्ट के बिना तुम्हें क्वेश्चन करा दूं, ये मेरा मन का भाई नहीं देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परचेज ऑफ बिजनेस का ही करना है क्वेश्चन। हमें कौन सा करोगे? 99। चलो इजी कर लो, खुश रहो। शगुन का ये क्वेश्चन तो आज हो गई। 101 101 4:15 होती है, 4 भी नहीं बजे अभी। मैं क्या करूं, डेली जिस टाइम पे होती है, अब टाइम बदलोगे तो मैं कैसे रह सकती हूँ? सीको लिमिटेड, पढ़ो जरा।
Seco Limited took over the assets of 4,80,000 and liabilities of 80,000 of Mittal Limited for purchase consideration of 3,20,000. क्वेश्चन कह रहा है सीको लिमिटेड ने एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदी है किसकी? मित्तल लिमिटेड की, 480 और 80 की. कोई दिक्कत तो नहीं? एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको दे दी और फॉर अ परचेज कंसिडरेशन भी दे दिया. कितने का बताओ? 3,20,000. ऑल इंडिया 2017 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये. 2017 कंपार्टमेंट. आ जाओ. सबसे पहली एंट्री डाल सकते हो या नहीं मुझे बताओ? सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना? कैसे पनव? यहां पर हम ये कंपनी जो है कितने की एसेट्स खरीद रही है सामने वाले की? जल्दी से बता. कितने की एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है बच्चे? 4,80,000 और लाइबिलिटीज 80,000. तो सबसे पहली एंट्री डल जाएगी. देखो क्या? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट 4,80,000 और यहां पर क्या हो जाएगा? 80. कोई दिक्कत तो नहीं? और हमें कितना पैसा देना है? परचेज कंसिडरेशन कितनी लिखी है बताओ? 3,20,000. क्या नाम है सामने वाले बंदे का बताना? सेलर का नाम क्या है? टू मित्तल लिमिटेड. कितना है गाइस बताओ? 3,20,000. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एसेट्स टू लाइबिलिटीज टू वेंडर पीसी के अमाउंट के साथ. अब जैसे आपने ये एंट्री डाली, चेक करो क्या हमारी यहां पर ये एंट्री कंप्लीट हो गई है या बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? बताओ. बैलेंसिंग फिगर आ रहा है. कितना आ रहा है गाइस? कहां आ रहा है पहले बताओ? डेबिट में या क्रेडिट में? हाँ, क्रेडिट में. इधर आ रहा है ना बैलेंसिंग फिगर. चेक करो कितना आ रहा है. कोई भी देख के बता सकता है? ओरली पता चल रहा है 80,000. करेक्ट. तो क्रेडिट में जो आता है उसे क्या बोलते हैं सर हिमेश? टू कैपिटल रिजर्व. कोई दिक्कत? दूसरी लाइन में लिख दिया. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पहली एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है. मैंने आगे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है अभी. यहां पर हम क्या कर रहे हैं? बीइंग बिजनेस परचेस्ड. बोलिए हाँ या ना. बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पहली एंट्री में कोई परेशानी तो नहीं है सबको? आगे बढ़ो प्लीज. क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 20,000 वर पेड बाय एक्सेप्टेंस. कल मैं जिस बात की बात कर रही थी, कह रहा है 20,000 इज पेड बाय एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड फॉर 3 months. एक्सेप्टेंस मतलब पैसा पे कर दिया या हमने वादा कर दिया कि 3 महीने बाद मैं पे कर दूंगी? बताओ. क्या कर दिया? वादा कर दिया ना. हमने कहा वादा रहा 3 महीने बाद. हम एक्सेप्टेंस का मतलब है आई हैव एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज. मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्या कर दिया? साइन कर दिया कि हाँ भाई मैं तुझे ये पैसे 20,000 रुपए अगले 3 महीने में दे दूंगी. तो यहां एंट्री क्या डलेगी बताओ मेरे को? मित्तल लिमिटेड डेबिट. कितने से? मित्तल लिमिटेड डेबिट होगा कितने से? 20,000 से. टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बीपी लिख सकते हो. टू बिल्स पेएबल अकाउंट. यहां तक कोई कंफ्यूजन तो बताओ मेरे को? पक्का? क्या एंट्री आ जाएगी? बीइंग बिल एक्सेप्टेड. नरेशन आ गई हमारी. बिल एक्सेप्टेड. क्लियर टू यू ऑल? आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड द बैलेंस. बैलेंस कितना बचा बताना. देना कितना था गाइस? मानवीर देना कितना था मित्तल को? वाह वाह, 3,20,000. मित्तल को देना कितना था? 3,20,000. उसमें से अभी एक्सेप्ट कितना करा है? 20. तो बचा कितना? 3 लाख. 3 लाख बचा है. कह रहा है एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड अप 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%. एट अ प्रीमियम ऑफ 50%. अच्छा एक बात बताऊं गाइस, 1 मिनट. जब हम ये वाले क्वेश्चन की जर्नल करते हैं ना, तो यहां पर हम हमेशा लिखना प्रेफर करते हैं ये किसकी बुक्स बना रहे हैं हम. तो यहां पे हमेशा ना लिख दिया करो इस क्वेश्चन में जरूर, इन द बुक्स ऑफ सीको लिमिटेड जर्नल. रीजन इज यहां पर 2 बंदों का नाम गिवन होता है तुम्हें क्वेश्चन में. 2 बंदों का नाम गिवन होता है. एक जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, एक सीको एक मित्तल.
तो अब आपको दो बंदों का नाम दिया, तो तुम्हें पता है या नहीं, एग्जामिनर जानना चाहता है कि तुम्हें पता है या नहीं कि तुम किसकी बुक्स बना रहे हो। वैसे क्वेश्चन में नीचे लिखा था इस क्वेश्चन में तो कि प्रिपेयर द बुक्स, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीको लिमिटेड, बट यूजुअली एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा होता है जर्नलाइज, वो नहीं बोलता कि किसकी बुक्स बनानी है, तो आपको इसलिए लिख के दिखाना है। समझ आ रही है? अब यहाँ पर आखिरी एंट्री, और 1 मिनट भी नहीं लगेगा आखिरी एंट्री में। बताओ मेरे को आखिरी एंट्री क्या होगी? एंट्री तो बता ही सकते हो, अमाउंट बाद में सोच लेंगे। क्या होगा बताओ? मित्तल लिमिटेड डेबिट, टेल मी यस और नो। मित्तल लिमिटेड डेबिट कितना? 3 लाख रुपए। भाई 3/20 में से 20 का बिल हो गया, 3 लाख का मित्तल लिमिटेड डेबिट कर दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, और सॉरी इक्विटी नहीं है इसमें 8% प्रेफरेंस थे, हाँ, टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स। जब प्रेफरेंस होगा तो आप प्रेफरेंस शेयर्स मेंशन करेंगे। और क्या दिया था मेरे बच्चों? यहां पर प्रीमियम भी दिया था, चेक कर लो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब मुझे बताओ 3 लाख में से कितना प्रीमियम में, कितना शेयर्स में, उसके लिए क्या निकालोगे? वर्किंग नोट नंबर 1। इसका अलग से मार्क्स होता है मेरे बच्चों एग्जाम में, इसलिए प्लीज फोकस। क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर्मूला बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल्स टू, सीधा लिख दो, अमाउंट पेबल कितना है? 3, 20 या 3 लाख? समझ रहे हो ना? 20 तो दे चुके थे हिसाब किताब, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय, देखो 100 का शेयर, चेक करो चेक करो चेक करो, फेस वैल्यू है 100 और एट अ प्रीमियम ऑफ 50%, तो 100 का शेयर कितने में? 150 में। वेरी गुड, समझ आ रहा है सबको? 100 का शेयर 150 में, कितने शेयर्स हो गए बताओ जरा? 2000 शेयर्स। अब कुछ भी नहीं बचा, 2000 ओरली कैलकुलेटर एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। 2000 इंटू 100, सीधा सीधा 2 लाख यहां आ रहा है, और 2000 इंटू 50, सीधा सीधा 1 लाख यहां आ रहा है। तो मित्तल टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग शेयर्स इशूड टू मित्तल लिमिटेड। क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय।